नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका स्वागत है। अम, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला की आज हमारी तीसरी क्लास है। क्लास नंबर 3 में हम सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। आज का हमारा लेसन है वो हर परीक्षा की दृष्टि से शानदार होने वाला है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ 2 सेशन जो हुए हैं वो देख लेना। वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलो आज हम देखेंगे सर जॉर्ज ग्रियर्सन जो हमारे तीसरे विद्वान हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, क्या क्या इसका योगदान है, पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना। जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में क्या योगदान है। देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर आपसे रचना पूछ ली जाए तो रचना का नाम बताना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाकुलर में आपको ये नाम लिखना है, ध्यान दें, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब अगर इस रचना की आपसे भाषा पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन किसका इतिहास लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा जो एक अंग्रेज विद्वान थे और अंग्रेजी भाषा में उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने का प्रयास किया। अगर ये आपको पूछ ली जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन की जो पद्धति है, किस पद्धति को अपनाया हिंदी साहित्य को इतिहास लिखने के लिए, तो कालानुक्रमी पद्धति को उसने अपनाया। पहले जो हमने 2 क्लासें पढ़ी उसमें गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर जी को हमने पढ़ा। तो उनकी क्या पद्धति थी, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में वर्ण को आधार बना के वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया था। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन की आपसे पद्धति पूछ ली जाए तो याद रखना है क्या है, काल के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का है वो आधार बनाया है, काल को। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर काल के आधार पर बनाया है तो हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालखंड या अध्याय में बांटा है, तो आपको ध्यान रखना है कितने कालखंड और अध्याय में बांटा है, 11, यानी आपको 11 आंसर देना है, याद रखना है। अब जो ये रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस रचना का प्रकाशन अगर आपसे पूछ लिया जाए भी ये प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ, किस रूप में हुआ, तो आप ध्यान दें, इस रचना का प्रकाशन विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। अब विशेषांक किसका विशेषांक, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुई। आपको बताना है कब हुई, 1888 ईस्वी में हुई। लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कब आई, आपसे अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र पुस्तक के रूप में है वो कब आई, तो आपको ध्यान रखना है 1800 कितने में आई, 89 में आई। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है अंग्रेजी भाषा में जो लिखी गई है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली, तो उसका अगर आप सेशन पूछ लिया जाए स्वतंत्र रूप से ये पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई, तो 1889 आपको आंसर देना है। अब इसमें कुल कवियों की संख्या आपसे पूछी जाए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो प्रयास किया उसमें कितने कवियों को शामिल किया, तो आपको ध्यान रखना है कुल 952 कवियों को क्या किया, शामिल किया, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट में मैंने लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो आप, पहला सहयोग मानो, पहला मतलब इनका तो वो ये है भी नामकरण और काल विभाजन का इन्होंने प्रयास किया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा में सबसे पहले नामकरण व काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया, तो आंसर क्या लगाना है, जॉर्ज ग्रियर्सन लगाना है, ठीक है। काल विभाजन के आधार पर अगर पहला प्रयास पूछा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन का आता है। अगर परंपरा का सूत्रपात किसने किया, हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है
उसको लिखने का जो सूत्रपात है वो किसने किया? तो आप क्या बताएंगे, किसका नाम आता है? वो जो मतलब जो तासी हैं, गारसद तासी, वो आते हैं। अगर भारतीय ऐसा भारतीय जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया, तो आंसर आपको देना है शिव सिंह सेंगर। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में नामकरण व काल विभाजन के आधार पर पहला प्रयास किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। केवल हिंदी के कवियों को साहित्य में स्थान दिया, उर्दू और प्राकृत के कवियों को अलग कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने जब हिंदी साहित्य इतिहास का मतलब लिखने का प्रयास किया, तो केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया। कुल कितने हिंदी के कवि थे? 952 थे। लेकिन उनमें से क्या थे, 886 जो कवि थे वो कहाँ से लिए? शिव सिंह सरोज, जो शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखी गई, उसमें से लिए। कितने? 886 कवि। कितने कवि? 886 कवि। कुल कवि आपसे पूछे ना तो 952 बताना है, और उसमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिया। अब शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? आपको पता है, शिव सिंह सेंगर जी की रचना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। पेपर की दृष्टि से वो शानदार वीडियो है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब इसमें आपसे नए अगर कभी पूछे ना, 886 थे, शिव सिंह सेंगर जी के थे, शिव सिंह सरोज में शामिल किया गया था 886 कवियों को। नए कितने शामिल किए जॉर्ज गिरिस ने? तो इसमें नए 66 यानी 66 आपको याद रखना है, 66 कवियों को शामिल किया। ठीक है, नए कवि अगर आपसे पूछ लिया जाए। अब तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखो आप। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त एक विद्वान हुए हैं हिंदी के, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। उन्होंने क्या है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा, लिखने का जो प्रयास किया, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास या वास्तविक रूप से सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसको माना है? जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में जो रचना की गई है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली जो रचना है, उसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास या वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने माना? आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने माना है। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और भी बनता है। भी गुप्त जी, जो किशोरी लाल गुप्त जी हैं, उन्होंने ग्रियर्सन की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। क्या किया? अब ये आपसे पूछ लिया जाए भी जॉर्ज ग्रियर्सन की जो अंग्रेजी की जो रचना है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आपको क्या आंसर देना है? जो किशोरी लाल जी हैं, गुप्त जी, उन्होंने क्या किया? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। किस नाम से किया? ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको नाम बताना है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। अब कब किया ये पूछ लिया जाए तो आपको देना है 1957 ईस्वी में किया। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हुए चल रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। जो मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, जो तीसरे विद्वान हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन्होंने मतलब जो लिखने का जो प्रयास किया है अंग्रेजी भाषा में, जो उनकी वो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है जो किशोरी लाल जी हैं, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। लेकिन किस नाम से किया ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये नाम देना है। कब किया ये पूछ लिया जाए तो आपको 1957 ईस्वी बताना है। और प्रकाशन है ना इस पुस्तक का, जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये जो अनुवाद की गई पुस्तक है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ ये आपसे पूछ लिया जाए तो हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से हुआ। ठीक है, वाराणसी से हुआ हिंदी पुस्तकालय, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखो आप, चौथी मतलब महत्वपूर्ण क्या जानकारी है जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। 4 नंबर बिंदु क्या कह रहा है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा मानी। किसके द्वारा? भी अंग्रेजों ने ही हिंदी का क्या किया है? आविष्कार किया है। पूरा का पूरा श्रेय है किसको दे दिया? अंग्रेजों का दे दिया। लेकिन ये आपको पता है बात सही नहीं है। भी अंग्रेज तो कब आए थे? उससे पहले क्या हमारे भारत में हिंदी नहीं थी?
तो ये तो खुद अंग्रेज हैं। जब अंग्रेजी भाषा में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो सारा श्रेय किसको देंगे? अपने लोगों को ही देंगे। इसलिए उन्होंने बोल दिया भी जो हिंदी है वो तो अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत की गई भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। और 5वें नंबर बिंदु पर देखो आप, इन्होंने आदिकाल को, जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास जो अभी 4 भागों में जो बंटा हुआ है, आदिकाल, भक्तिकाल, वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो आदिकाल जो है ना, उसको क्या नाम दिया? ये कभी कभी पेपर में आ जाता है भाई, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो याद रखना है, क्या नाम दिया आदि को? चारण काल नाम दिया, ठीक है। यानी किसके चरणों में गिर गए? आदि, आदि हो गए। यानी आपको गिरियसन मतलब गिरना, ऐसे याद रख लेना। चरण यानी चारण यानी चरण, आदि किसके आदि हो गए? आदिकाल के चरणों में गिरियसन गिर गए, ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। अब भक्ति काल को सबसे पहले श्रवण काल किसने कहा? ये क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में, ऐसे आ जाए भी भक्ति काल को सबसे पहले श्रवण काल किसने कहा? तो आपको याद रखना है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को श्रवण काल माना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो 7 नंबर बिंदु है, वो हमारा क्या कह रहा है? 7 नंबर बिंदु, हिंदी विकास में ग्रियर्सन का योगदान। हिंदी के विकास में ग्रियर्सन का क्या क्या योगदान है वो हमें देखना है। सबसे पहला योगदान तो यही है कि उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास को एक मतलब काल विभाजन के आधार पर लिखने का प्रयास किया, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक एक अपनी रचना निकाली अंग्रेजी भाषा में 1889 ईस्वी में, 1889 में आपको याद रखना है। और दूसरा अगर पूछे आपसे तो लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्ट यानी भाषाओं का उन्होंने क्या किया? भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। ये कार्य आपसे पूछ लिया जाए भी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण है वो कब से कब तक किया? तो 1902 से लेके 1909 तक किया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा इनका क्या प्रयास रहा, क्या सहयोग रहा? देखो तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तुलसी का क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। कब किया? 1886 से लेकर 1921 तक। कब किया? 1886 से लेकर 1921 तक किया। ग्रियर्सन तुलसीदास जी पर कितने निबंध लिखे? अब आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम की दृष्टि से, ग्रियर्सन क्या थे? जॉर्ज ग्रियर्सन तुलसी के बहुत बड़े फैन थे, तुलसीदास को मतलब तुलसीदास के बहुत बड़े फैन थे। तो तुलसीदास पर ग्रियर्सन ने कितने निबंध लिखे? 12 निबंध, 1 दर्जन निबंध लिखे, आपको ध्यान रखना है। ग्रियर्सन ने तुलसी जी पर 12 निबंध लिखे। अगर पेपर में आ जाए ग्रियर्सन द्वारा किस पर 12 निबंध लिखे गए? तो तुलसीदास पर लिखे गए। किसने तुलसीदास पर 12 निबंध लिखे? तो ग्रियर्सन ने लिखे। ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर कितने निबंध लिखे? पेपर की लैंग्वेज कैसे भी चेंज हो सकती है, आपको लैंग्वेज समझ के आंसर देना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध के बाद, देखो आप आगे, ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध के बाद क्या माना है? दूसरा बड़ा अवतार बताया है। यानी पहला अवतार कौन है? बुद्ध है। और उसके बाद ग्रियर्सन जी क्या कहते हैं? भी तुलसी क्या है? दूसरा बड़ा अवतार है। किसके बाद? बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार किसे माना जाता है? तुलसीदास जी को माना जाता है। किसने माना? ग्रियर्सन ने माना। कौन सा? यानी दूसरा बड़ा अवतार माना। किसके बाद? बुद्ध के बाद। ये सब आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपको पता ही है जब किसी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, ये तो हमने उसके गुण जाने। अब जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसके क्या क्या दोष रहे, क्या क्या आलोचना हुई, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप ध्यान से सुनना। देखो पहला तो यही दोष था कि वैज्ञानिकता का अभाव था। क्यों था? कितने कालखंडों में बांट दिया, देखो 11 कालखंडों में, यानी बहुत मतलब अध्याय हो गए। तो उसकी वजह से इसमें क्या है? वैज्ञानिकता का अभाव हो गया। अध्यायों की संख्या अधिक होने की वजह से इसका दोष माना गया। और नामकरण की बजाय जो अध्याय लिए उन्होंने, नंबर 1 2 3 ऐसे 11 अध्याय, जैसे ही उनका मतलब वो शीर्षक मतलब ज़्यादा लगने लगे, नामकरण की बजाय शीर्षक कहना ज़्यादा उपयुक्त है।
जो नामकरण किया था ना उन्हें, वो नामकरण नहीं लग रहा था। क्या लग रहा था? जैसे कोई शीर्षक है, मतलब कितने अध्याय थे? कुल 11 कालखंडों में बांटा। ये भी उसका एक दोस्त था। और जो 14वीं शताब्दी थी उसके बारे में ग्रियर्सन कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं कहा। इतना बड़ा मतलब उन्होंने वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भी कौन सी शताब्दी के बारे में ग्रियर्सन ने कुछ भी नहीं कहा? 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी के बारे में कितने कालखंडों में बांटा? 11 कालखंडों में बांटा। और नामकरण की बजाय वो क्या ज़्यादा लगते हैं? शीर्षक ज़्यादा लगते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी हुए हैं ना, हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान, हिंदी भाषा में उसका बहुत, हिंदी साहित्य इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान होगा, बाद में आगे पढ़ेंगे। तो शुक्ल जी ने क्या कह दिया पता है? उसके जो वो रचना थी ना, इंग्लिश में जो अंग्रेजी में भाषा में लिखी, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाली, उसको शुक्ल जी ने क्या कहा? बड़ा वृत्त संग्रह कहा, यानी एक बड़ा वृत्त संग्रह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भी किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। किसकी रचना को कहा? जॉर्ज गिरीश की रचना को कहा। क्या कहा? बड़ा वृत्त संग्रह कहा। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कैसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लैंग्वेज को समझते हुए आंसर का क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है, अब आगे देखो आप, नोट डाल के लिखा है मैंने। जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कैसे उन्होंने विकास क्रम को कैसे निर्धारित किया? तो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में निर्धारित किया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को किस रूप पर निर्धारित किया? तो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में निर्धारित किया। आज बस यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विद्वान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।